नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज। अब वक्त चला है उत्तराखंड की खास खबरों का। पहली बड़ी खबर हरिद्वार से है, जो 2 दिवसीय हरिद्वार दौरे पर है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जहां पर आपको बता दें कि आज हरिद्वार पहुंचेंगे पूर्व राष्ट्रपति। कनखल स्थित हरिहर आश्रम पहुंचेंगे पूर्व राष्ट्रपति, जहां पर वे जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी से करेंगे मुलाकात और शाम को हर की पौड़ी पर गंगा आरती में होंगे शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हरिद्वार दौरे पर है, जहां 2 दिवसीय हरिद्वार दौरे पर है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। जहां हरिद्वार पहुंचेंगे पूर्व राष्ट्रपति और कनखल स्थित हरिहर आश्रम पहुंचेंगे पूर्व राष्ट्रपति। जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी से करेंगे मुलाकात और शाम को हर की पौड़ी पर गंगा आरती में होंगे शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से बताई जा रही है। और अब खबर देहरादून से है, जहां राजधानी देहरादून में विकास के नाम पर हो रही है बर्बादी, जहां सड़कों की खुदाई में हो रही है पैसों की बर्बादी, जहां लोगों को असुविधाओं का करना पड़ रहा है सामना। दरअसल आपको बता दें कि राजधानी देहरादून के कई इलाकों में विकास के नाम पर लगातार सड़कों को खोदा जा रहा है और एक काम पूरा होने के बाद दूसरे काम के लिए फिर से सड़क को खोद दिया जाता है, जिससे लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। और इस पूरे मामले में भाजपा विधायक खजान दास सीधे तौर पर इंजीनियरों को गलत ठहराया है, जहां उन्होंने कहा कि यह हमारे इंजीनियरों की कमी है कि एक ही बार में काम को पूरा करने का प्रयास नहीं करते। एक सड़क को खोदते हैं और फिर बनाते हैं, फिर खोद देते हैं। यह बात ठीक नहीं है। इससे राज्य सरकार के पैसे की भी बर्बादी हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कुल मिलाकर एक रणनीतिक तैयार करते हुए 50 साल तक की योजनाओं का पूरा ब्यौरा तैयार कर काम करना चाहिए, क्योंकि बार बार सड़क को खोदने से पैसों का दुरुपयोग हो रहा है। ये हमारे कहीं ना कहीं इंजीनियरों की कमी है कि एक ही बार एक काम को निपटाने की कोशिश नहीं करते। सड़क बनती है, सड़क खुदती है, ये ठीक बात नहीं है। इसमें पैसे का बर्बादी होती है और कुल मिलाकर के देखा जाए इसको हमको रणनीति के तहत काम करना चाहिए। यदि आपको लाइन खोदना है तो उसमें क्या क्या आप भविष्य में क्या कर सकते हैं, कम से कम 50 साल बाद की योजनाओं को देखना चाहिए और उसकी आबादी को देखते हुए आपको योजना बनानी चाहिए। हम इतना पैसा हम बर्बाद कर रहे हैं। अब सड़क बार बार खुद रही है, बार बार कभी तार बिछ रहे हैं, कभी पाइप बिछ रहे हैं। ये पैसे का ये हमारे कहीं ना कहीं देश में कोरोना की दस्तक के बाद जिला प्रशासन अलर्ट हुआ है। दरअसल उत्तराखंड में बाहर से आए 3 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसके बाद कोरोना वायरस को लेकर जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक की और आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। वहीं जिले के अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में कोविड बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, आवश्यक दवाइयां, वैक्सीन, वेंटिलेटर, जांच किट उपलब्ध रखने के भी निर्देश दिए हैं। खबर देहरादून से आपको बताई जा रही है, जहां प्रदेश में कोरोना की दस्तक को लेकर प्रशासन अलर्ट हुआ है और इसके चलते प्रदेश में कोरोना की दस्तक के बाद जिला प्रशासन अलर्ट हुआ है। दरअसल उत्तराखंड में बाहर से आए 3 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसके बाद कोरोना वायरस को लेकर जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक की है और आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए हैं। जिले के अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में कोविड बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, आवश्यक दवाइयां, वैक्सीन, वेंटिलेटर, जांच किट उपलब्ध रखने के भी निर्देश दिए हैं। में सड़क पर हुड़दंग और स्टंट करते हुए बारातियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वीडियो में कुछ युवक कारों के ऊपर बैठकर तो कुछ खिड़कियों से बाहर निकलकर स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं। वह वायरल वीडियो का देहरादून के एसएसपी ने संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वीडियो में दिख रहे वाहनों के संबंध में जानकारी करते हुए 3 चौपहिया वाहनों और 2 मोटरसाइकिल सहित कुल 5 वाहनों को सीज किया है। वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस एक्ट में वैधानिक कार्रवाई की गई है।
खबर देहरादून से आपको दिखाई जा रही है, जहां पर चलती कार में बारातियों को हुड़दंग करना भारी पड़ा है। इसके संबंध में पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। दरअसल देहरादून में सड़क पर हुड़दंग और स्टंट करते हुए बारातियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जब वीडियो में कुछ युवक कारों के ऊपर बैठकर तो कुछ खिड़कियों के बाहर निकलकर स्टंट करते नजर आ रहे हैं। जब वायरल वीडियो का देहरादून के एसएसपी ने संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वीडियो में दिख रहे वाहनों के संबंध में जानकारी करते हुए 3 चौपहिया वाहनों और 2 मोटरसाइकिल सहित कुल 5 वाहनों को सीज किया है। वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस एक्ट में वैधानिक कार्रवाई की गई है। हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार के ज्वालापुर में एक घर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई है और यहां पीट बाजार में एक घर में रखे टेंट के सामान में अचानक आग लग गई, जो देखते ही देखते पूरे कमरे में आग की लपटें धधकने लगी, जिसे देखकर वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई और लोग आग बुझाने के लिए दौड़ने लगे। वहीं आनन फानन में फायर ब्रिगेड को भी आग की जानकारी दी गई, जहाँ थोड़ी देर बाद फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची, जहां संकरी गली होने के चलते फायर ब्रिगेड की आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। वहीं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग में कोई हताहत नहीं हुआ है, हालांकि लाखों रुपए का सामान जलकर राख हुआ है। खबर हरिद्वार से आपको दिखाई जा रही है, जहां पर एक घर में आग लगी है और आग की सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। दरअसल हरिद्वार के ज्वालापुर में एक घर में आग लगने से अफरा तफरी मची और यहाँ पीठ बाजार में एक घर में रखे टेंट के सामान में अचानक आग लग गई, जो देखते ही देखते पूरे कमरे में आग की लपटें धधकने लगी, जिसे देखकर वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई और लोग आग बुझाने के लिए दौड़ने लगे। आनन फानन में फायर ब्रिगेड को भी आग की जानकारी दी गई, जहां थोड़ी देर बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और संकली गली होने के कारण चलते फायर ब्रिगेड की आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। वहीं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है और आग में कोई हताहत नहीं हुआ है। हालांकि लाखों रुपए का सामान जलकर राख हुआ है। अब खबर चमोली से है, जहां चमोली जिले की है, जहां पर मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक त्रिपाठी ने 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भराड़ी सैंड में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के सफल संचालन को लेकर विधानसभा परिसर में सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पीडब्ल्यूडी गैरसैंड को दिवाली खाल से विधानसभा तक सड़क को सुचारू रखने और फ्लैग लगाने को लेकर आवश्यक कार्रवाई करने और उद्यान विभाग को वृक्षारोपण को लेकर कार्रवाई करने, आरटीओ को पार्किंग की व्यवस्था करने, जल संस्थान को पेयजल व्यवस्था व विद्युत विभाग को बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने और नगर पंचायत गैरसैंड को मोबाइल टॉयलेट लगाने और पुलिस को सेफ हाउस और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ी सैंड में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न राष्ट्र के राजदूत भी प्रतिभाग करेंगे। बताया गया है कि पतंजलि के योग प्रशिक्षकों के द्वारा प्रतिभागियों को योगाभ्यास कराया जाएगा। वहीं कार्यक्रम में लगभग 1000 प्रतिभागी शामिल होंगे। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाना यहाँ पर निर्धारित हुआ है भराड़ी सैंड गैरसैंड में। ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यहाँ पर विभिन्न राष्ट्रों के राजदूत भी आने हैं और अन्य विशिष्ट अतिथि भी आएंगे और यहाँ पर लगभग 1000 प्रतिभागियों के द्वारा यहाँ पर योगाभ्यास करके आयोजन किया जाएगा यहाँ पर। तो इसी के लिए संबंधित विभागों के साथ आज बैठक की गई है और उनको जो तैयारी की जानी है उसके संबंध में निर्देश। हरिद्वार जिले में मनरेगा योजना के भुगतान में घोटाला सामने आया है, जहां सीडीओ के निर्देश पर हुई जांच में सामने आया कि सभी विकास खंडों की कुछ ग्राम पंचायतों में काम कराए बिना मजदूरों को काम पर रखकर फर्जीवाड़ा कर भुगतान किया जा रहा है। वहीं जांच में गड़बड़ी सामने आने के बाद सीडीओ ने 14 ग्राम विकास अधिकारियों को
प्रतिकूल प्रविष्टि की कार्रवाई की है, जहां संबंधित ग्राम प्रधानों को नोटिस दिए गए हैं। साथ ही कई बिड्स के हटा दिए गया है, जहां मनरेगा योजना में सबसे ज्यादा गड़बड़ी रुड़की और लक्सर ब्लॉक में पाई गई है। बताया जा रहा है कि ये गड़बड़ झाला लंबे समय से चल रहा था, जहां मामले में कार्रवाई होने के बाद संबंधित विभागों के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। अंतर्गत नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम है, उसमें कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी गलत फोटोग्राफ्स अपलोड होने की। उसी क्रम में सभी खंड विकास अधिकारियों द्वारा जांच कर ली गई है, उसकी रिपोर्ट भी जमा कर दी गई है। और इसी उपरांत इसी में दोषी जो कार्मिक हैं उसमें हमने 14 ग्राम विकास अधिकारी हैं जिनको हमने प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी है। 11 रोजगार सेवक हैं जिनको मानदेय की वार्षिक वृद्धि पर रोक लगाई गई है। जो संबंधित ग्राम प्रधान हैं उनको नोटिस जारी किए गए हैं और कड़ी कार्रवाई कर। पहलगाम की बेस्टर्न घाटी में एक महीने पहले कत्लेआम मचा, जहां आतंकियों ने बेकसूर लोगों का धर पूछ कर परिवार वालों के सामने गोली मारी। और इस घटना के बाद पूरे देश में आतंक के खिलाफ काफी रोष देखने को मिला है। भारत सरकार की तरफ से आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की गई, जहां कार्रवाई के दौरान हमने पाकिस्तान में आतंकी और सैन्य ठिकाने तबाह होते हुए देखे, तो वहीं सीज फायर के बाद शांति भी। और इस दौरान कई सवाल उठे, लेकिन उसका सीधा जवाब नहीं मिला। मसलन पहलगाम हमले के बाद भी हमलावर आतंकी कहाँ हैं? क्या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने राफेल खोए हैं? और क्या ट्रंप ने कराया था सीज फायर? तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट से इन सभी सवालों के जवाब। पहलगाम हमले को एक महीना, उलझे कई सवालों के जवाब। पहला सवाल, क्या एस जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पहले ही पाकिस्तान को दे दी थी? तो आपको बता दें कि ये सवाल 15 मई को एस जयशंकर के एक बयान से खड़ा हुआ है। Because even at the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. इस बयान के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पूछा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सार्वजनिक तौर पर यह स्वीकार किया है कि उसने हमले से पहले पाकिस्तान को जानकारी दी थी कि वे आतंकवाद पर कार्रवाई करने वाले हैं। उन्हें किसने यह अधिकार दिया है? इसके चलते हमें कितने वायुसेना के विमान गंवाने पड़े? इस पर विदेश मंत्रालय का कहना है कि ऑपरेशन से पहले पाकिस्तान को चेतावनी दी गई थी, लेकिन इसे दूसरे तरीके से पेश किया जा रहा है कि ऑपरेशन से पहले कार्रवाई की जानकारी दी गई है। वहीं इस पर डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआत में ही पाकिस्तान के डीजीएमओ को बता दिया होगा कि वे आतंक के खिलाफ कार्रवाई करने वाला है। ये कम्युनिकेशन इसलिए जरूरी था ताकि पाकिस्तान इसे भारत की तरफ से पूर्ण युद्ध की शुरुआत न माने। इसलिए महज 25 मिनट में ऑपरेशन खत्म हो गया। इतने कम समय में पाकिस्तान ना तो आतंकियों को भगा सकता था और ना ही भारत के हमले रोक सकता था। अब दूसरा सवाल, क्या ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने राफेल विमान खोए? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 7 मई को देश की संसद को संबोधित करते हुए सांसदों को भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी शिविरों पर हमले किए थे। अपने बयान में शरीफ ने कई विरोधाभासी दावे किए, जिसमें दर्शाया गया कि कैसे पाकिस्तानी प्रतिष्ठान गलत सूचना और दुष्प्रचार की रणनीति के माध्यम से एक साहसिक मोर्चा बनाए रखने का प्रयास कर रही है। सबसे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सेना के जनरलों की प्रशंसा की और कहा कि उन्होंने देश का सम्मान बहाल किया है। उन्होंने रिलीज किया हमारे उकाब, झपटे और आनन फानन 5 जहाज, जिनमें 3 राफेल, उनको मार कराया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे, बठिंडा में जाके गिरे। इससे बड़ी अल्लाह ताला के फज़ल करम से इस मौजूद जवान को, पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम को, आपको इससे बड़ी इज्जत नहीं मिल सकती। इसके लिए हम जितना भी अल्लाह ताला के हजूर सजदा रेज़ होंगे, हम उसका तब भी उसका शुक्र कभी अदा नहीं कर सकते कि ये कन्वेंशनल
वॉरफेयर थी, इसमें न्यूक्लियर दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान नहीं था। वहीं 11 मई को सेना के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब राफेल गिरने पर सवाल पूछा गया तो एयर मार्शल ए.के. भारती ने ना तो इसे स्वीकार किया और ना ही इनकार किया। उन्होंने बस इतना कहा कि हमारे सारे पायलट घर सुरक्षित जा चुके हैं। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट की राय है कि किसी भी तरह के संघर्ष में नुकसान दोनों तरफ होता है, लेकिन पाकिस्तान ने सोशल मीडिया के हवाले से राफेल गिरने की बात कही है। मीडिया आज हर जगह है। अगर सच में राफेल गिरा होता तो तस्वीरें जरूर होती और चर्चा होती, जो नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन इससे भी जरूरी है कि भारत अपने ऑपरेशन में कामयाब रहा, तो इसका जवाब हाँ है। वहीं कुछ ऐसे सवालों के जवाब होते हैं जिसे गोपनीय रखना जरूरी होता है, जिससे दुश्मन में एक अजीब सा संशय बना रहे। अब तीसरा सवाल, क्या ट्रंप ने भारत पाकिस्तान में सीज फायर करवाया? भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों से संघर्ष जारी था। अचानक 10 मई की शाम 5:25 पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक घोषणा की। उन्होंने लिखा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका की तरफ से पूरी रात की बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान तत्काल पूरी तरह से सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। इस बयान के थोड़ी देर बाद भारत और पाकिस्तान ने सीज फायर कंफर्म कर दिया। पाकिस्तान ने ट्रंप का शुक्रिया अदा किया, लेकिन भारत की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया, जिसके बाद राजनीति हावी होने लगा। लोग अपने अपने राय बनाने लगे। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि अमेरिका सीज फायर में तो था, लेकिन भारत ने दबाव में आकर सीज फायर नहीं किया है। ट्रंप ने केवल फोन पर बात की और सीज फायर का क्रेडिट ले गया, जबकि भारतीय विदेश सचिव का साफ तौर पर कहना है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से भारत के डीजीएमओ को फोन आया, जिसमें गोलीबारी को रोकने के लिए गुहार लगाई गई और इसके बाद सीज फायर की गई है। अब आते हैं आखिरी सवाल पर। पहलगाम हमला करने वाले 4 आतंकियों का क्या हुआ? तो आपको बता दें कि बायसरन घाटी में हमला करने के बाद 4 आतंकी जंगल की ओर भाग गए थे। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने 24 अप्रैल को हमले में शामिल आतंकियों की पहचान कर 3 स्केच जारी किए थे और इन सभी पर 20 लाख का इनाम भी रखा गया था और आतंकियों को खोजने का संयुक्त अभियान चल रहा है। एक्सपर्ट का मानना है कि वे इलाका बेहद दुर्गम है। कार्रवाई के डर से आतंकी लगातार अपने ठिकाने बदल रहे हैं और उन्हें लोकल सपोर्ट भी मिल रहा है। हालांकि एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि आतंकी सीमा पार अभी तक नहीं कर पाए हैं, इसलिए उनका पकड़ा जाना तय है। तो ये थे उन सवालों के जवाब जो 1 महीने से आपके जहन में घूम रहे होंगे। कुछ सवालों के जवाब मिले तो कुछ को समय के साथ सुलझना है। भारत अपनी प्राचीन परंपराओं और मानवीय मूल्यों के लिए विश्व भर में सम्मानित है, जहां दया और सेवा को सर्वोच्च माना जाता है। दूसरी ओर पड़ोसी देश पाकिस्तान अक्सर नैतिकता और कानूनों की अनदेखी करता है और भारत के हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहता है। विश्व व्यापार का अधिकांश हिस्सा समुद्री मार्ग से होता है, जहां यात्रा के दौरान अनेक जोखिम और आपदाएं आती हैं। हाल ही में भारत के समुद्र तट के पास एक कंटेनर से भरे मालवाहक जहाज के डूबने की स्थिति उत्पन्न हुई। वहीं तुरंत भारत ने नौसेना और कोस्ट गार्ड की मदद से एक प्रभावशाली बचाव अभियान चलाया। जहाज पर सवार सभी यात्रियों और चालक दल को सुरक्षित निकालने में आधुनिक तकनीक और कुशल संसाधनों का उपयोग किया गया। यह घटना भारत की मानवता और संकट प्रबंधन कौशल की मिसाल है और इस घटना ने दिखा दिया है कि संकट के समय भारत अपनी पारंपरिक मानवीय मूल्यों को कैसे कायम रखता है। तो भारत की तरफ से बचाव के लिए क्या किया गया, जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट।
केरल में समुद्र तट के पास एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। यहाँ तट से लगभग 38 समुद्री मील दूर लाइबेरियाई मालवाहक जहाज अचानक से झुक गया। इससे जहाज पर लोड किए गए कई कंटेनर समुद्र में गिर गए और इस घटना के बाद पर्यावरणीय क्षति का खतरा बढ़ गया है। अधिकारियों ने इस घटना के बारे में जानकारी दी। हालांकि भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया है और मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान शुरू कर दिया है। जहाज में सवार सभी 24 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। इनमें से 21 को भारतीय तटरक्षक बल जबकि 3 को INS सुजाता द्वारा बचाया गया है। रविवार को एक रक्षा जनसंपर्क अधिकारी ने घटना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जहाज में चालक दल के 3 सदस्यों को INS सुजाता की मदद से बचा लिया गया है। उन्होंने बताया कि कुछ और कंटेनर पानी में गिर गए हैं तथा जहाज और अधिक पानी में डूब चुका है। इस घटना से पर्यावरणीय क्षति का खतरा बढ़ रहा है। भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल द्वारा जहाज को खींचने के उपायों पर काम किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि जहाज की मालिकाना कंपनी का एक और जहाज सहायता के लिए इलाके में पहुंच चुका है। वहीं रक्षा जनसंपर्क अधिकारी ने यह भी बताया कि इस बात का आकलन किया जा रहा है कि क्या जहाज को खींचकर सुरक्षित स्थान तक ले जाया जा सकता है, जिसके लिए सोच विचार जारी है। इससे पहले अधिकारियों ने बताया था कि जहाज पर मौजूद चालक दल के 24 सदस्यों में से 21 को बचा लिया गया है। केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी KSDMA ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी कंटेनर या तेल के रिसाव को न छुए जो समुद्र के किनारे आ सकता है। KSDMA ने लोगों से यह भी कहा कि यदि वे किनारे पर कंटेनर या तेल देखें तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। बता दें कि MSSC ELSA 3 जहाज विजिकम बंदरगाह से कोची के लिए रवाना हुआ था। शनिवार को जहाज की मालिकाना कंपनी ने भारतीय अधिकारियों को सूचित किया था कि उसका जहाज 26 डिग्री तक झुक गया है। उन्होंने तत्काल सहायता की मांग की थी और इस जहाज पर 24 सदस्यीय चालक दल में से एक रूसी कप्तान, 20 फिलिपीनी, 2 यूक्रेनी और एक जॉर्जियाई के नागरिक शामिल हैं। तटरक्षक बल ने पुष्टि की है कि जहाज में मरीन गैस ऑयल और अति निम्न सल्फर ईंधन तेल था। इस पूरी घटना से स्पष्ट हो गया है कि भारत न केवल अपनी समुद्री सीमाओं को सुरक्षा करता है बल्कि संकट के समय मानवीय मूल्यों को सर्वोपरि रखते हुए हर संभव सहायता प्रदान करता है। भारत की यह भूमिका पड़ोसी देशों के विपरीत एक मिसाल है जो नैतिकता, मानवता और कानून का सम्मान करता है। इस बचाव अभियान में भारत की परंपरागत सेवा भावना खंड अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज। नमस्कार।